नमस्कार, एनटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की। जो चुनावी जंग है वहां पर सियासी दल अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंकते नजर आ रहे हैं। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव है और 17 तारीख के से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के बाद से ताबड़तोड़ वहां रैलियां करते नजर आए। वहीं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैतूल में एक रैली की। वहां पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा छीनना और लूटना जानता है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस के दशकों तक झूठ बोलकर आदिवासियों के वोट पटोरने और कांग्रेस के वादा जो करती है वो कभी पूरा नहीं करती, इस तरीके के जो आरोप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। आपको बता दें कि 17 नवंबर को 230 सीटें जो हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश में, उस पर चुनाव होना है। पिछले 20 सालों में 1.5 साल अगर छोड़ दिया जाए तो 18.5 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। और उसी 18.5 साल के अपने काम के दम पर बीजेपी वोट मांग रही है या कांग्रेस का डर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है? ये जरा आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनवाते हैं, उसके बाद और भी इस पर बात करेंगे। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है, उसे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की पहचान फिर से बीमारू राज्य की बन जाए, ऐसा कोई काम मध्य प्रदेश को प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाली है। वो मध्य प्रदेश के विदिशा में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटें देने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आप लिख कर रख लीजिए कि साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो भी लगातार जो सभाएं कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी ने कहा कि इस बार कांग्रेस की जो जीत है वो पक्की है। कहने की जरूरत नहीं है भाइयों और बहनों, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है। 150 सीटें यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तूफान आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। हम बुंदेलखंड पैकेज लाए थे, 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में
7,000 करोड़ रुपए, उसका आपको 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा सिंचाई में नहीं गया, किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा बीजेपी के लोगों ने खा गए। आप सुन रहे थे राहुल गांधी को किस तरीके से वो कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर हमला कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव से इस बार बहुत उम्मीदें हैं। पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें जरूर मिली। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार भी वहां पर बनाई। बीजेपी को सरकार से शिवराज सिंह चौहान के लगातार 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस को वहां पर मौका मिला, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से पार्टी छोड़कर गए, तोड़कर गए, बीजेपी को एक बार फिर से 1.5 साल के अंदर ही वापसी का मौका मिला। तो कांग्रेस इस बार यह भी बुलाना चाहती है कि आप 18.5 साल देख चुके हैं, अब कांग्रेस को एक बार मौका जरूर दीजिए। कमलनाथ वहां पर कांग्रेस के चेहरा हैं। हमारे साथ किस तरीके से जो मध्य प्रदेश का रण है उसमें किसमें कितना दम इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए राशिद किदवई साहब जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से ही हैं और बड़ा खास ध्यान रखते हैं कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां इस वक्त हो रही हैं। अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। और अमिताभ जी, काफ़ी सारे हर बार जब भी आप लोग दर्शक हमारे बताते हैं, जब भी आप सामने आते हैं तो बड़े डेटा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ चुनाव समझाने में हमारी मदद करते हैं। राशिद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं और ये पूछता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के बाद से मध्य प्रदेश में बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में ब्लिट्सक्रीग कहते हैं, वो एक कैंपेन ब्लिट्सक्रीग लॉन्च कर दिया है। कल भी रैली थी, आज भी रैली है। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार ना बना के जो बार बार कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही जा रही है, उसमें लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी हमेशा ही ज्यादा रहती है, लेकिन और भी बढ़ गई है इस बार। ये अंकित, बेशक का अंकित, देखिए, प्रथम दृष्टि में नजर आता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को, साख को दांव पे लगाया है। इतने ज्यादा वो दौरे कर रहे हैं, रोज आते हैं, 3-4 सभाएं करते हैं और बड़ी पहली मतलब कांग्रेस पर तीखे हमले करते हैं। लेकिन अंकित, जमीनी स्थिति थोड़ी सी अलग है। जमीनी स्थिति में जो ये बातें करते हैं कांग्रेस का भ्रष्टाचार, अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश की जनता को मतदाता को वो 2003 और उससे पहले में ले जाते हैं। जो बच्चा उस वक्त पैदा हुआ था अब वो वोटर है। तो इतने समय से लोग उस तरीके को चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और यही मुझे वहां एक भाजपा की रणनीति में कमजोर कड़ी नजर आ रही है। उनकी सभा में लोग आते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो बड़े 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 मुद्दे हैं। राम मंदिर का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, स्पेसिफिक बातें नहीं है। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां आई तबाही लाई, ये सब चीजें जो एक भक्त है उसी को अच्छा लगेगा, जो भाजपा का जो वोटर है। लेकिन जो दूसरे मतदाता है जिनको अपनी तरफ रिझाने का चुनाव में प्रयास होता है, उनके लिए अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस बात कर रही है जो एक आदिवासी का एक पेशाब कांड हुआ था, जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, जो मध्य प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण एक बहुत बड़ा एक संख्या है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का, ये तमाम चीजों को कांग्रेस जो है वो सामने रख रही है। और शिवराज सिंह नदारद मतलब एक तरीके के नेता के रूप में, तो कांग्रेस लोकलाइज इलेक्शन लड़ रही है, भाजपा एक नेशनलाइज इलेक्शन लड़ रही है। वहां का भाजपा का आग्रह ये कि आप वोट दीजिए तो मोदी जी मजबूत होंगे, कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तमाम बातें जो है ये शहमात का बात है विषाद पे, लेकिन मुझे इस समय लगता है कि कांग्रेस को काफी बढ़त मिल गई है, काफी बढ़त है। अमिताभ जी, क्या आपका इस पे क्या विश्लेषण है? आपको भी लगता है कि कांग्रेस को एक अच्छी बढ़त वहां पर मिल गई है? अगर हम इसको अभी हाल के इलेक्शन से देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कर्नाटका मॉडल को यहां पर लेकर उतारना चाहती है। वो लोकलाइज इलेक्शन कैंपेन की बात कर रही है, वो क्या क्या हम करेंगे, गारंटी जो उन्होंने कैसे कर्नाटका में लॉन्च की थी वैसी गारंटीज की बात यहां पर कर रहे हैं। और बीजेपी कर्नाटका की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर कर रही है। तो क्या आपको यहां पर इस कैंपेन में खास बात दोनों तरफ से दिखाई पड़ रही है? देखिए, एक बात है कि 12 से 15% लोग आखिरी के 2-3 दिनों में, 12 से 15% लोग आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग होती है, और 12 से 15% लोग 2-3 दिन पहले फाइनली डिसाइड करते हैं कि वोट किसे करना है सीएसडीएस के नेशनल इलेक्शन स्टडीज के दौरान। इसीलिए हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां पर एक एक्सटेंसिव कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो अनडिसाइडेड वोटर है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश है। क्योंकि जितने भी सर्वेस देखेंगे आप, कांटे की टक्कर ही बताई जा रही है और 1% से 3% का ही वोट शेयर गैप अभी भी बताया जा रहा है। अब यहां पर बीजेपी की एक, जिसको मैं कहूंगा कॉकटेल स्ट्रेटजी है यहां पर। मैं कर्नाटक जैसी स्ट्रेटजी नहीं है एक्चुअली। यहां पर कर्नाटक और हिमाचल से
सीख लेते हुए बीजेपी ने लोकल कैंडिडेट को यहाँ पे फोकस में डाला है। आपको ध्यान होगा 3 महीने पहले बीजेपी की पहली लिस्ट निकली थी, जी। 41 कैंडिडेट्स, ठीक है। और पिछली बार 2018 में 3 हफ्ते पहले पहली लिस्ट निकली थी। 3 हफ्ते बनाम 3 महीने। हाँ, ये बात जरूर है कि लोकल कैंडिडेट जिसके ऊपर लगभग पिछली बार मध्य प्रदेश में 32% लोगों ने वोट किया था, सबसे अधिक हम्म। कोई भी कैटेगरी जो होती है, लोकल कैंडिडेट, पार्टी और लीडरशिप। तो पार्टी लगभग 41-42% है और लोकल कैंडिडेट 32। तो लोकल कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए। सीएम के चेहरे के ऊपर ज्यादा वोटिंग होती नहीं है, 14% लोगों ने ही सीएम के चेहरे पे वोट किया था। यानी अगर वोट शेयर बराबर बराबर भी मान ले पिछली बार का, तो 7% लोगों ने शिवराज जी के नाम पे किया होगा, 7% लोगों ने कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया जी के ठीक नाम है। पे किया होगा। और सिर्फ 3% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट किया था पिछली बार 2018 चुनाव में। इसलिए ये तीनों ही एंगल्स पे बीजेपी काम कर रही है। ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई लोग उनकी बात सुने और बीजेपी के लिए वोट करें, कांटे की टक्कर है। जी। हालांकि वो भी जानते हैं शायद इस बात को कि उनके कैंपेन या उनके इससे प्रीडोमिनेंटली मोदी फैक्टर के नाम पे ही वोट यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्योंकि ये 2024 के चुनाव के काफी पास भी है, तो कहीं ना कहीं अभी से ही एक मोमेंटम अपने लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने की कोशिश भी करेंगे इस तरीके से, क्योंकि जल्दी ही चुनाव उन्हें भी लड़ना है, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, लगातार जो इस वक्त व्यस्तता है कैंपेन की, उसके बीच में से मुश्किल से समय निकाल के हमारे पास आप आते हैं, क्योंकि लगातार कई सारी रैली और इवेंट्स उन्हें कवर करनी होती है। अनुराग, आपके लिए व्यस्त समय है, जर्नलिस्ट के लिए व्यस्त समय है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलीज हो रही हैं, लेकिन अगर मैं जनता की बात करूं तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जमीन पर, रैलियों में जो बातें कही जाती हैं वो कितनी सिंक इन हो रही हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो इस बार आपको कैंपेन ट्रेल पर सुनने को मिल रही हैं? देखिए, अमूमन हर दफ़े हमें यही बातें सुनने को मिलती है जब लोगों से बात कीजिए कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। पर जाने क्यों जब मतदान हो जाता है या मतदान से पहले कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम कहते हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर उस पर केंद्रित वही मुद्दे रहते हैं, जैसे कुछ धार्मिक कट्टरवाद का मुद्दा हो। और कई बार ऐसे विश्लेषण भी आते हैं कि क्या इस आधार पर वोटिंग हुई है। ये शुक्र है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में फिलहाल या छत्तीसगढ़ के चुनाव में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई ध्रुवीकरण का मसला या इस तरह के मुद्दे नहीं हैं। वही जो जनता के बुनियादी मुद्दे होते हैं, और अक्सर राजनीतिक दल हर 5 साल पहले यही कहते हैं। आप बीजेपी का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो आखिरी के कुछ पन्नों में वो अपनी तुलना 2018 या 2013 से नहीं करते, वो अपनी तुलना 2003 से करते हैं। और जब उनसे पूछ लो कि जब 2016 में प्रति व्यक्ति आय 2016 में हर आदमी पर कर्जा 16,000 रुपये था, तो वो भी तो बढ़कर 41,000 हुआ है। तो वो कहते हैं कि विकास जब करते हैं तो पैसा लेना पड़ता है, फिर वो आपको पूरी अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति समझाने लगते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल होता है, लेकिन अपनी तुलना वो 20 साल पहले से करते हैं। 20 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई वो मुझे और आपको भी पता है, अंकित। तो मुद्दा यही है कि अपनी पुरानी बातें कोई नहीं करना चाहता। वो 20 साल पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी उसको लेकर आना चाहते हैं और उस वक्त की सड़कें दिखाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आज मध्य प्रदेश में अगर जो रूरल स्टेटिस्टिक्स है, अगर केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 95% अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, सड़कों की हालत खराब है, 21,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के बूते चलते हैं, तो इन बातों पर कौन बात करे? इसलिए बेहतर है कि हम 20 साल पहले चले जाएं और जो कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी उस पर बात करें, ताकि पूरा का पूरा जो आप देखिएगा नैरेटिव यहाँ पर यही चलता है कि बंटाधार, करप्शन नाथ, तो और जो बीजेपी पर कांग्रेस हमला करती है, तमाम इस तरह की बातें चलती हैं। मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। मैं अपने आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, अपने जो मेहमान हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं, थोड़ा सा जरा उनको सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आके इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं, कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए
कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। मेरे परिवारजनों, यहां इस क्षेत्र के लोगों का गुजरात में इतना आना जाना है, इतनी रिश्तेदारी है। वहां कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं। आपने देखा है कि अंबाजी से लेकर उमरगाम तक पूरे आदिवासी पट्टे में, ये दाहोद हो, छोटाउदेपुर हो, सारा आप तो जानते हैं सब, पूरे आदिवासी पट्टे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आदिवासी समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार कर रखा हुआ है। देश की जनता जान गई है, मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, मेरा एक एक आदिवासी परिवार जान गया है, कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारा भी आपको बता रहे थे कि बीजेपी का जो पूरा फोकस है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच चल रही है उसमें भी आपने देखा कि वो एक कांग्रेस का 2003 से पहले का जो राज था, 2003 तक का जो राज था, उसके ऊपर बात करके वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। राशिद भाई, ये जो कहीं ना कहीं इस तरीके दिखता है, क्या इसको आप इस तरीके से देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कांग्रेस की खामियां गिनाकर, या इसको हम थोड़ा देखें कि अंडर कॉन्फिडेंट बीजेपी है कि डर के साथ कांग्रेस को जोड़कर लोगों का वोट लिया जाए, ना कि इस बात के कॉन्फिडेंस पे कि हमने कितना बढ़िया काम पिछले 18.5 सालों की सरकार में किया है? ये देखिए, प्रधानमंत्री झाबुआ में बोल रहे हैं और झाबुआ, ये बात बिल्कुल सही कि वो गुजरात से उस बॉर्डर मिलता है, लेकिन ये कांग्रेस का घर रहा है। मुझे याद है कि 2003 का चुनाव का जब रिजल्ट आ रहा था और पहले ट्रेंड जब आने लगे झाबुआ से, तो दिग्विजय सिंह ने जो अपना वो गमछा पहने थे और फेंक दिया और बोला कि अब हम चुनाव हार गए, मतलब उन्होंने उसी वक्त अपनी हार मान ली। तो ये झाबुआ में गुजरात से मिला हुआ जरूर है, लेकिन कांग्रेस के वहां बड़ा मजबूत गढ़ है। आदिवासी अंचल में कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसीलिए भाजपा को जरूरी है कि अगर वो कांग्रेस की काट करना चाहते हैं तो आदिवासी चंक वोट मिले। उसी तरीके से राहुल गांधी जो है, वो जो पिछड़े की राजनीति है, वो ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पे वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जमीनी स्तर पे फिर मैं कहूंगा अभी भी कांग्रेस को थोड़ा सा एक एडवांटेज है। जो ट्राइबल बेल्ट जो है, यहाँ के ऊपर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होने की उम्मीद है। 18 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन इन क्षेत्र में काफी अच्छा हुआ था। तो प्रधानमंत्री 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे लोग कितना रिलेट कर पाएंगे ये हमें 3 दिसंबर के परिणाम में नजर आएगा। अमिताभ जी, ये जो पूरा ओबीसी का एक बड़ा कार्ड जिस तरीके से इस बार पूरा विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी भुनाती नजर आ रही है। बार बार हर रैली में सवाल उठाया जाता है कि बीजेपी ओबीसी जो आरक्षण है, उस जो ओबीसी सर्वे है उसके ऊपर बात क्यों नहीं करती। इतना तक विवश किया गया कि अमित शाह को आके बोलना पड़ा कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मोडालिटीज पर ध्यान देना होगा। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा स्विंग फैक्टर हो सकता है इन चुनाव में? देखिए, हो सकता था। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को खास करके मध्य प्रदेश में भुनाने में उतनी कामयाब नहीं रही है जितना शायद राजस्थान छत्तीसगढ़ में रही होगी। 50% की ओबीसी आबादी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 62
लोगों को टिकट दिया है ओबीसी समाज के, जबकि भाजपा ने 68। तो 62 इज लाइक 27% के करीब टिकटों का बंटवारा हुआ है। यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी संख्या में ओबीसी कैंडिडेट्स उतार दिए होते तो इस मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाने में कामयाब हो सकती थी, लेकिन ये मौका कहीं ना कहीं उन्होंने चूक दिया है। जब आप ओबीसी कार्ड की बात करें तो उसमें अंडर करंट बहुत सारी हैं। आप कहीं ना कहीं अगड़ा वर्सेस पिछड़ा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, आप ओबीसी रिजर्वेशन जो बिहार में हो रहा है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन अगड़ों के मामले में भी 80 कैंडिडेट कांग्रेस और 79 कैंडिडेट बीजेपी, या 79 बीजेपी 79 कांग्रेस 80 बीजेपी, ऐसा आंकड़ा है। तो इस चीज को यहां पर उतनी मजबूती से कैच नहीं कर पाई। हाँ, ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह उतना बड़ा हॉटबेड नहीं है ओबीसी पॉलिटिक्स का। यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट ओबीसी समाज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई कास्ट बेस्ड रीजनल पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी जो है वो सिर्फ ऊपर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में ही उनका असर है। तो डोमिनेंट ओबीसी वर्सेस नॉन डोमिनेंट ओबीसी, जो एक यादव वर्सेस नॉन यादव पॉलिटिक्स या वोकालिगा वर्सेस नॉन वोकालिगा, जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिक्स, वो यहाँ होती भी नहीं है। शायद विनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के पास उतने कैंडिडेट नहीं थे ओबीसी समाज के, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्होंने उतार दिए होते तो बीजेपी जरूर इससे बैकफुट पे आ जाती और उस समाज का वोट जो है वो एकत्रित हो जाता। आपके ही सर्वे के अनुसार जो एनडीटीवी और सीएसजीएस ने किया, 50% ओबीसी बीजेपी को और 33% ओबीसी कांग्रेस को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं इस इलेक्शन में। अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, एक कमाल की बात इस वक्त इस चुनाव में यह भी देखी जा रही है कि अगर आप देखें जो हिंदुत्व की बात बार बार बीजेपी से जोड़कर की जाती है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत फर्क नजर नहीं आया। कमलनाथ ने बिल्कुल उस तरीके की ही एक पॉलिटिक्स करके दिखाई है या उस तरह की ही बातें कर रहे हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान हिंदुत्व के नाम पर बातें करते हुए नजर आएंगे। दोनों ने, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान ने, पिटारा जिसको कहते हैं वो भी खोल दिया है। तो जो वोटर है वहां का, वो किस बिना पर डिस्टिंग्विश कर पा रहा? लगता है दोनों बिल्कुल एक ही जैसी राजनीति और रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं अंकित। 2 साल पहले किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि वो ट्रैक्टर से विधानसभा घेरेगी और हम भी बड़े उत्साह में पहुंच गए कि विपक्ष का आंदोलन है। विधानसभा के गेट से थोड़ी दूर पहले मेरी एक आईपीएस से बहुत तेज झगड़ा भी हो गया कि आप हमें जाने नहीं दे रहे, आपने विधानसभा घेराव किया, ये हमारा हक है कि हम घेरें और हमें कवर करें। और हमें पता था कि एक रात कांग्रेस के एक बड़े नेता ने लगभग 1200 ट्रैक्टर बुलवा भी लिए थे। विधानसभा के जब प्रांगण में पहुंचे तो देखा कि हम सारे जो विधायक हैं वो हाथों में खिलौने वाले ट्रैक्टर लेकर बैठे हुए हैं। हमने पूछा तो पता लगा कि ऊपर से कहा गया कि इस तरह का विरोध न करें, खिलौने वाले ट्रैक्टर लेकर बैठ जाएं। कहने का मतलब ये था कि आप प्रतीक देखिए। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में कहीं भी कांग्रेस आपको किसानों की या बाकी लोगों की प्रतीक से भी लड़ाई करते नहीं दिखेगी। जब जबलपुर में प्रियंका गांधी आई तो पूरे शहर में गदा रखी हुई थी और वो हनुमान जी के साथ घूम रहे थे और उनका कहना था कि हनुमान जी अब हराएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान के सामने भी जिस उम्मीदवार को उतारा है वो एक टीवी सीरियल में हनुमान जी का किरदार निभाते हैं। तो बड़ा प्रश्न यही है कि जो मूल मुद्दे हैं वो गौण हैं। जो इस तरह के प्रतीक जिस पर आपको लगता है कि बीजेपी के ही कोर्ट में जाकर आप उनको मात देंगे, वो बहुत ज़्यादा काम करता नहीं दिखता है अंकित। और यही वो वजह है कि जब ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां बराबरी से खेल रही हैं, किसी को बहुत ज़्यादा एज नहीं है। और यही चीज़ आपको ग्राउंड पर भी दिखती है कि अभी फिलहाल कोई 130 प्लस वाली स्थिति में कम से कम नहीं दिखता है। दोनों जो दल हैं उनके उम्मीदवारों का भी अगर आप सिलसिलेवार विश्लेषण करें, हम कोई सीट का नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हैं। और जो भी लड़ाई हो रही है वो सामने जो प्रत्याशी एक दूसरे के बीच में हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये। और रशीद जी, उस पर मैं आपकी भी एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा। जैसे आप कह रहे थे कांग्रेस लोकल मुद्दा बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर वो बजरंग बली, जय श्री राम और कन्या पूजन और इन सब तरह की बातों में ही कमलनाथ घिरे हुए नजर आते हैं कि कहीं पर वो पूजा करा रहे हैं, बागेश्वर बाबा को लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जो बीजेपी कर रही है उसको एम्यूलेट करते दिखाई पड़ते हैं। अंकित देखिए, हमें इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। देखिए, किसानों की बहुत ज्यादा प्रदेश में समस्या है, तो किसानों में नाराजगी है। विधायकों को या भाजपा शासन के प्रति फटीग है और 18 साल का लंबा अरसा, और ये हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए भाजपा ने शायद शिवराज सिंह चौहान को एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हटाया। तो एक फटीग फैक्टर, ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस ने जहाँ जो
धर्म की बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, कांग्रेस बहुत चतुराई से वहां काम कर रही है अंकित। उसने कोई अपनी तरफ से नहीं, प्रोएक्टिव नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता राम मंदिर की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध नहीं होता। मतलब एक जैसे बाउंसर बॉलर बॉल करता है तो डक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रतीकात्मक रूप में कांग्रेस ये तमाम चीजें कर रही है कि जो धर्म से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें होती हैं, आस्था की बातें होती है, उसको बढ़ चढ़ करके, और कमलनाथ बार बार कहते हैं कि वो हनुमान भक्त हैं, और तमाम रिलीजियस सिंबल्स का उपयोग हो रहा है ताकि भाजपा को मैदान ना मिले, कि भाजपा ये कहे कि हम हिंदुवादी राजनीतिक दल है और कांग्रेस जो है वो गैर हिंदुवादी दल है। तो ये कांग्रेस ने बहुत ही मेहनत से और मुझे लगता है बहुत ही सलीके से वो भेद मिटा दिया, और यहाँ पर भाजपा जो है वो बाजी नहीं मार पा रही है। तो तमाम मुद्दे जो है उसमें आप देखिएगा कि भाजपा या तो कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा मतलब कम्पीट करती नजर आती है या पीछे नजर जी। आती है, और यही कांग्रेस के लिए कांग्रेस की शक्ति है। तो बीजेपी की जो कुछ भी कथित तौर पर पोलराइजेशन हो सकती थी उसको काउंटर करने के लिए आप कह रहे हैं कि इस तरीके का एक पूरा नैरेटिव कांग्रेस ने भी बनाया है। अमिताभ जी, अंत में अगर मैं आपसे पूछूं, जो कई हमारे सहयोगी जो जमीन पर भी हैं, जो और पत्रकार, अब लेख भी आप कई सारे देखें, तो बार बार एक बात उठ के आती है कि जो 3 महीने 4 महीने पहली स्थिति थी जिसमें कांग्रेस को एक क्लियर एज दिखाई पड़ रहा था, वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कम होता नजर आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है, और क्या कारण है? क्या ये लाडली बहना और ये सब योजनाओं की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी उस डिस्टेंस को थोड़ा कम करने में या कम से कम साथ में आने में कामयाब रहे? डिस्टेंस कम करने में एक बहुत बड़ा कारण यह है कि 3 या 4 महीने पहले या 5 या 6 महीने पहले भाजपा में एक कंफ्यूजन था कि शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं। उनको रिप्लेस करने की बहुत सारी बातें चल रही थी। जब वो बात ठंडा पड़ गया और हो गया कि ठीक है चीफ मिनिस्टर तो यही रहेंगे बट सीएम कैंडिडेट इनको अनाउंस नहीं किया जाए, और एक बार जब बीजेपी ने पहले कैंडिडेट्स अनाउंस करने चालू कर दिए, एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। और जैसे कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने पहले अपनी गारंटीज तो अनाउंस कर दी, बट उसमें रिस्क ये होता है कि वो गारंटीज कॉपी हो सकती है। तो गारंटी कॉपी करके 6 महीने से शिवराज सिंह चौहान लगातार लाडली बहना योजना के तहत लोगों को कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, महिलाओं को। और a rupee received today is more valuable than a rupee will be received in the future. फ्यूचर रिस्की होता है, अनसर्टेन होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातों की वजह से जो है वो मामला जो है वो काफी क्लोज नजर हो गया है। और आप कमलनाथ जी की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने जैसे ही कमलनाथ को सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया है, वो लोकल मुद्दों से ऑटोमेटिक आप शिफ्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन की तरफ। और बीजेपी कहीं ना कहीं सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट लड़ रही है क्योंकि सीएम कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। आपने रिप्रेजेंटेशन की बात करी, हिंदुत्व की बात करी, मुस्लिम समाज को बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया है। कांग्रेस 2, सिर्फ 2, जहां पर 7% आबादी है मुस्लिम समाज की। और पोलराइजेशन जो मुद्दा है वो जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा होती है वहां काम करता है पोलराइजेशन मुद्दा। यहाँ नहीं, पोलराइजेशन वहां काम जरूर करता है सर, वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सेंटिमेंट जिस तरीके का बीजेपी के साथ बना रहता है, वो पोलराइजेशन चाहे मुसलमान कम भी हो लेकिन एक बना रहता है कि हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे क्योंकि वो हिंदूवादी पार्टी है। वो एक बड़ा एक सेंटिमेंट जो है बीजेपी के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। दूसरा, शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि 7% मुसलमान हैं, उन्हें लगता होगा कि उनके पास ऑप्शन क्या है कांग्रेस के सिवा जाने में, वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। ऐसा कई जगह पे हमने आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी को एक बनते हुए जरूर देखा कि आप जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट दे, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो बीजेपी को हराने वाली पार्टी में जाएंगे। ऐसी सोच भी पॉलिटिकल पार्टीज की कहीं ना कहीं जरूर रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, एक बड़े इंटरेस्टिंग चर्चा के आप सभी का, तीनों मेरे मेहमानों का, अनुराग हमारे सहयोगी और हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहेंगे लगातार, अभी चुनाव थोड़ा और परवान चढ़ेगा और जैसे जैसे परवान चढ़ेगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बिंदु लेके आपके सामने जरूर आते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां पर निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर अभी तक फंसे हुए हैं। सुरंग के जो इस तरीके से अब कोशिश की जा रही है, वहां पर दौरा करने में आपदा प्रबंधन के सचिव जो हैं रंजीत कुमार सिन्हा वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मजदूरों को निकालने के लिए कल सुबह तक का समय लग सकता है। राहत की बात यह है कि सभी फंसे मजदूर अभी तक सुरक्षित हैं, उन्हें पाइप से दवाइयां, खाना, पानी और ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू के दौरान अब तक 21 मीटर हिस्से के जो मलबा है वो हटाया गया है, 40 मीटर हिस्से का मलबा अभी हटाना बाकी।
अंदर जो है मेरा चाचा का लड़का है, छोटा भाई है हमारा। जी, हमारे स्थिति है, कुछ बता पाएंगे? नहीं, अब अंदर की स्थिति तो जो भी है सबके सब भगवान की दया से सब सेफ्टी है। वो गबर सिंह की वजह से, वो जो यहाँ का इंचार्ज है, जो यहाँ का सुपरवाइजर जो भी है नव कंपनी का, है ना, और उसी के वजह से सबकी जान बची है। और वो ऐसा नहीं है, वो बेचारा बोलता पहले बाहर आएंगे और तब मैं बाहर आऊंगा। अगर यहाँ पे होता तो बहुत जल्दी मतलब सुविधा हो जाती है, पर अभी हमें ये नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे कि जो है उनको बाहर आने की निकासी हो रही हो। इनका जो लड़का गया था वो अंदर गया था, जब हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अंदर जाने दिया। बोला मैंने पूछा तो भाई क्या बात हुई तेरे पापा से? बोला मेरे 1 मिनट की बात हुई, मेरे पापा ने बोला कि आप लोग चिंता, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, चिंता होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ। और मैं बोला यार तू अंदर तू गया है, मैंने देखा कि मशीन कोई काम कर रही है। बोला मशीन तो लगी है लेकिन इंस्टॉल हो गई, काम शुरू नहीं किया। बोला अभी पिछला उनको तो ये लगे काम बहुत धीरे चल रहा है, इनका काम से हम तो संतुष्ट नहीं है, बहुत धीरे से काम चल रहा है। क्योंकि इस साल लगभग 60 घंटे होने वाले हैं, जो काम होने चाहिए तो उतना काम नहीं हो पाया। आज सुबह 8:30 बजे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने यही बोला कि हौसला दे रहा हूँ मैं सबको, और घर में ये बोलना कि मैं यहाँ ठीक हूँ और यहाँ कंपनी बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रही है, सभी काम कर यहाँ पर। राहत अभियान पर क्या क्या इस वक्त हो रहा है, कितना अनुमान है समय लगने का, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी किशोर ने, जो वहां के डीएम हैं, उनसे आपको सुनाते हैं। 50 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। 40 मजदूरों को हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित बाहर निकले। हमारे साथ डीएम उत्तरकाशी सर मौजूद हैं। सर, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई चल रही है? जी, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी गतिमान है और एक पाइप्स के माध्यम से एक एस्केप टनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो रिक्वायर्ड संसाधन थे सभी साइट पे आ चुके हैं और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ऑगर मशीन के लिए और उन पाइप्स को अंदर पुश किया जाएगा। तो वो प्रक्रिया भी गतिमान है और जैसे ही ये काम होगा मुझे लगता है सभी लोग सकुशल वापस रेस्क्यू हो जाएंगे। फूड दिया जा रहा है टाइम टू टाइम? जी, एयर सर्कुलेशन भी मेंटेन किया जा रहा है, फूड का भी इसमें कुछ आइटम्स को भेजा जा रहा है जो भी वहाँ भेजना पॉसिबल है, और बीच बीच में उनसे कम्युनिकेट कर जो NHIDCL के जो हमारे स्टाफ हैं उनके द्वारा वहाँ कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश किया गया है। सर, गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्सपर्ट्स के तौर पर ये कि चेक करना है पूरा, ये आप भी अपनी तरीके से, क्योंकि सरकार ने तो कर ही दिया लेकिन फिर भी आप, क्योंकि जिलाधिकारी आपके अंडर सब कुछ आ रहा है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो ज़िला स्तर पे उतनी अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए स्टेट मशीनरी ने अपने एक्सपर्ट्स को भेजा है यहाँ पे एंड उनकी भी विजिट करवाई गई है। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फैसिलिटेशन भी उनको करवाया गया, उनको अवेलेबल करवाई गई है। अब उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो आगे सरकार को क्या। लेकिन फिर भी जो शिकायतें आ रही है उस पर गौर करेंगे आप? क्योंकि जो कह रहे थे डेब्री पहले से ही गिर रही थी लगातार 6 महीने से। अगर कोई विद प्रॉपर एविडेंस अगर कोई शिकायत ऑफिशियली मुझे प्राप्त होगी तो मैं ज़रूर उस पर आवश्यक कार्रवाई करूँगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीएम उत्तरकाशी जिन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज़ी से चल रहा है उनको सुरक्षित निकालने के लिए, और इसके साथ ही जो भी मामले सामने आ रहे हैं जैसे कि शिकायतें अगर आती है, क्योंकि जो मलबा है वो ये भी बताया जा रहा है कि 6 महीने से पहले गिर रहा था और एक पाइप लगाना था जो कि ह्यूमन के लिए बाहर निकलने, यानी जो इंसान काम कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए, वो भी नहीं लगाया था। तो इन सभी चीज़ों पर फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इन चीज़ों पर भी जांच करने का आश्वासन डीएम ने दिया है। उत्तरकाशी से किशोर रावत, NDTV इंडिया। इस घटना और राहत बचाव अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी किशोर रावत दे रहे हैं। सिलकेरा टनल में 40 लोगों को जो फंसे हैं उनको बचाने की जद्दोजहद चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। इस वक्त ये जो पूरा जो मैप है ये सिलकेरा टनल का मैप है। यहाँ से स्टार्टिंग है सिलकेरा से और ये बरकोट है। दरअसल ये ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ये टनल बनाई जा रही है। 4.58 किलोमीटर की टनल है और इस टनल में अगर देखा जाए तो यहाँ से एंट्री है जो सामने तस्वीरें नजर आ रही है, और ये 250 मीटर यहाँ पर 250 मीटर के इधर यहाँ पर ये मलबा आने के कारण ये लोग फंसे हैं और लगभग 2350 तक ये बन चुकी है। ये 2350 है लगभग। यहाँ से लेके यहाँ तक का इनके पास स्पेस है। यहाँ पे पानी, ऑक्सीजन और फूड सप्लाई किया जा रहा है। बरकोट से यहाँ जो बरकोट से बन रही है, ये एक दूसरा पार्ट दिखाता हूँ मैं बरकोट का। ये बरकोट से यहाँ से टनल बन रही है। लगभग यहाँ बरकोट से और सिलकेरा से दोनों के बीच में दोनों काम चल रहा था और लगभग 480 मीटर ये पैच बचा है ये पूरा टनल को जोड़ने के लिए। यानी
ये साइड अगर सिलकेरा देखा जाए तो ये गंगोत्री की साइड हुई और बरकोट की साइड, इधर बरकोट की साइड यमुनोत्री की तरफ हुई। तो 4.5 किलोमीटर की सुरंग है और लोगों को दिक्कतें ना हो इसलिए सुरंग बना रही थी ताकि वो टाइम उनका बचे। लेकिन फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर 250 मीटर पर काम करते हुए लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ पर आके वो फंस गए हैं और फंस गए। लगातार इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूँकि ऑगर मशीन आई है और उसे स्टील पाइप डाले जाएंगे और इनको बाहर निकाला जाएगा। लगातार हर कोई यहाँ प्रयास कर रहा है, चाहे वो SDRF, NDRF या फिर कंपनी के लोग हैं, वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि इनको किसी भी हालत में सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सिलकेरा टनल से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। दिल्ली NCR में गुरुवार को बरसात के बाद जहां प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दिवाली के बाद हालात फिर से बिगड़ गए। आज सुबह से हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में आज सुबह करीब 11 बजे AQI 360 के पार था। हालांकि प्रदूषण के मामले में देश के जो 10 बड़े शहर हैं उसमें दिल्ली 16वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा प्रदूषित उत्तर प्रदेश का बागपत है, जहां AQI 405 रहा। फरीदाबाद और गुरुग्राम जो हरियाणा में आते हैं वहां पर भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण 400 के ऊपर रहा। नोएडा में AQI जो है वो 368 रही, ग्रेटर नोएडा में 363 और गाजियाबाद में 356 AQI मापी गई। इस वक्त हमारे साथ टेरी की साइंटिस्ट डॉक्टर अंजू गोयल हैं। मैम, PM 2.5 की बात अभी हो रही है। दिवाली अभी बीती है, जो हवा है वो ख़राब भी हुई है पहले से। PM 2.5 जब हम कहते हैं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट रह सकते हैं या होते हैं यूजुअली या अभी होंगे दिमाग? देखिए, PM 2.5 का एक बहुत ही सिंपल सा होता है। जो भी चीज़ पार्टिकुलेट मैटर बन जाती है वो सब PM पार्टिकुलेट मैटर है। अब साइज़ के ऊपर हम वेरिएशन करते हैं कि अगर उसका साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो वो PM 2.5 हो जाएगा। अगर उसका साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम है तो वो PM 10 हो जाएगा। जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें मिलते हैं भारी मात्रा में हैवी मेटल्स, आयंस, सिमिलरली आप देखेंगे एलिमेंटल कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। सो ये सब कंपाउंड जो होते हैं ये मेजरली हमारे पास PM 2.5 में मिलते हैं। इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पर क्या सोर्स है। स्पेशली अगर आप दिवाली के बाद की बात करते हैं, क्योंकि पटाखे बनाने में बहुत सारा सल्फेट यूज़ होता है, नाइट्रेट यूज़ होता है, चारकोल यूज़ होता है, बहुत सारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। तो जब वो बर्न करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग मान सकते हैं कि PM 2.5 में सल्फेट, नाइट्रेट, ऑर्गेनिक कार्बन, इन सब चीज़ों की मात्रा जो मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी। और ये किस तरीके से बीमारी हो सकती है इनसे, अगर लोग ब्रीथ कर रहे हैं इस एयर को? देखिए, सबसे पहला जो कॉमन इम्पैक्ट हम सब लोग देखते हैं, कांस्टेंट कफिंग, एस्थमेटिक इंसिडेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं। कितनी बारी होता है कि आप चाहे कितना ही इनहेलर लें या फिर आप नेबुलाइजर करें तब भी आपको असर नहीं पड़ता। तो रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कैंसर के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन एसोसिएटेड, क्योंकि हेवी मेटल्स है उसके अंदर हेवी मेटल्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं जैसे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, जो आपका बेसिकली जितने भी आपके पटाखे बर्न होते हैं या फिर जहाँ से भी आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल रहे हैं, तो वो भी कुछ हद तक आपके कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा पिछले गत वर्षों में कुछ स्टडीज करी गई हैं जो बताती हैं कि पार्टिकुलेट मैटर के इम्पैक्ट जो होते हैं वो केवल अस्थायी नहीं होते हैं, बल्कि इन सब का जो इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी पर लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। गंगाराम के एक डॉक्टर ने हमें बताया था कि उन्होंने देखा कि जो ब्लैक कार्बन होता है, उन्होंने इवन ये तक पाया कि ब्लैक कार्बन जो होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर मिल जाता है और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम में ट्रांसफर होता है। तो इट इज नॉट ओनली lungs which are getting impacted, rather it impacts our circulatory system, it impacts our nervous system, it impacts, it is also found to be responsible for the physiological problems and the behavioral issues. It is also found responsible for stroke.
चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आते हैं और जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि छठ पूजा के लिए जाने की जो लोगों के घर जाने की इच्छा है उससे स्टेशन पर और ट्रेन में क्या माहौल बना हुआ। दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर लगातार भारी भीड़ जो है वो दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन की, जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। छठ पूजा के लिए लोग अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको घर जाने की चाहत है, लेकिन भीड़ जो है वो आफत बनी हुई है। मुंबई में हाल ऐसा है कि लोग घर जाने के लिए जो इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग खड़ी ट्रेनों पर सवार हो रहे हैं। आपको दिखाई पड़ेगा ट्रेनों के अंदर की जो स्थिति है, चाहे वो जनरल बोगी हो, एसी हो, स्लीपर क्लास हो, सबके हालात बद से बदतर है। अब इन सभी तस्वीरों को देखते हुए एक बार फिर से सवाल यही उठता है, हर साल ये स्थिति छठ के दौरान क्यों बनती है? एक तरफ वंदे भारत ट्रेन दिखाई जा रही हैं, तो क्या हर साल की छठ पूजा के लिए और बेहतर रेलवे के इंतज़ाम नहीं होने चाहिए? ये एक बड़ा सवाल।